नमस्कार, मैं चंद्रकांता और नमस्ते भारतीय चंद्रकांता कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का दिन नमस्ते भारत के लिए बहुत खास है। छोटे-छोटे कदम रखते हुए आखिरकार आज हम अपने 25वें एपिसोड पर 25वें अंक पर आकर पहुँचे हैं और इससे भी ज़्यादा खास बात ये है कि आज कार्यक्रम में हमारी जो अतिथि हैं, वो प्रसिद्ध कथाकार और लेखिका अल्पना मिश्र जी हैं। तो ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है, सौभाग्य की बात है कि नमस्ते भारत के मंच पर आज अल्पना मिश्र जी उपस्थित हैं। अल्पना जी नमस्ते, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्ते, मुझे भी प्रसन्नता जी। है कि ऐसे खास मौके पर मैं यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हूँ। बहुत बधाई इसके जी, लिए। और आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अल्पना जी, तहे दिल से आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और साथियों, इससे पहले कि हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें, आइए जानते हैं अल्पना जी के बारे में एक छोटा-सा परिचय। हिंदी कथा साहित्यकार अल्पना मिश्र का जन्म 18 मई 1969 को उत्तर प्रदेश में हुआ। आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से परास्नातक और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हैं। वर्तमान में आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापन में सृजनरत हैं। अल्पना मिश्र ने भीतर का वक्त, छावनी में बेघर, कब्र भी, कैद और जंजीरें भी और स्याही में सुरखाब के पंख कहानियों तथा अस्थि फूल और अन्हारे तलछट में चमका उपन्यासों के माध्यम से साहित्य जगत में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई है। स्त्री कथा के 5 स्वर, सहस्रों विखंडित आईने में आदमकद और स्वतंत्र उत्तर कविता कर्म से आपने आलोचना के क्षेत्र में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की है। आपकी रचनाओं का अनुवाद पंजाबी, बांग्ला, कन्नड़, अंग्रेजी, मलयालम, जापानी तथा रूसी सहित अन्य भाषाओं में हुआ है। आपके साहित्यिक सृजन कर्म के लिए आपको प्रेमचंद और शैलेश मटियानी स्मृति कथा सम्मान, परिवेश सम्मान, राष्ट्रीय रचनाकार सम्मान, शक्ति भारतीय भाषा परिषद कोलकाता और वनमाली कथा सम्मान तथा सावित्री त्रिपाठी स्मृति सम्मान सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। नमस्ते भारत मंच आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। धन्यवाद बहुत-बहुत चंद्रकांता। स्वागत है अल्पना जी। एक बार अल्पना जी, जैसे कि सभी को बहुत रोचक लगता है किसी लेखक के, खासकर जब वो बहुत विख्यात हो, बच्चों और छात्रों के बीच भी, तो जानने की बड़ी उत्सुकता सभी में रहती है कि आखिर इस व्यक्ति ने, इस लेखक या लेखिका ने अपने लेखन की शुरुआत किस तरह की। तो कार्यक्रम की शुरुआत भी हम इसी प्रश्न से करना चाहेंगे कि आपकी जो लेखन यात्रा है, उसकी शुरुआत किस तरह से हुई? आहा, ये तो बहुत बहुत ही मजेदार किस्सा था। और ऐसा था कि मैंने बहुत बचपन में, दरअसल घर का माहौल तो ऐसा था ही, एक परिवेश मैं मानती हूँ कि इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक परिवेश मिला है। और आंख खोलते ही हमने किताबें देखी हैं, किताबों पे बातचीत करते सुना है, बहसें देखी हैं, अपने पिताजी को देखा है, बड़का बाबू जी को मैं कुछ भी कहने से पहले प्रणाम करूं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो हम बस, मेरे पिताजी बस्ती में नौकरी करते थे और हमारा घर बनारस था और गांव हमारा बलिया होता था। तो बस्ती से हम हर कुछ दिन पर बनारस जाते थे। बस्ती उस समय अभी जितना डेवलप्ड है उससे बहुत कम था, बहुत ही कम था। तो अब तो बहुत बेहतर हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है। अब तो जाकर के बड़ा अच्छा लगता है, ऑटो मिल जाती है, टैक्सियां चलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख करके। तो बनारस जो था, वहां का जो वातावरण था, वहां से किताबें हम उठा उठा करके लाते थे ढो ढो के। बस्ती में दुकानें नहीं होती थी। मैं एक छोटे कस्बे के जीवन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो हुआ क्या कि मेरी मौसी जो है एक बार आई हुई थी और हम लोग छोटे छोटे थे। तो
उन्होंने वो मतलब मौसा जी आ गए बीच में, तो मौसा जी कहीं वो इंजीनियर थे पीडब्ल्यूडी या जलकल विभाग कुछ ऐसे उसमें। तो हम लोगों के लिए बहुत रोचक बात थी कि वो अपने फील्ड ड्यूटी से सीधा आए और उनके साथ एक 3 टन जैसी गाड़ी थी। तो ये बहुत रोचक बात थी उस समय की। बच्चों ने कहा कि हम तो मतलब उसी 3 टन, मतलब 3 टन से बेहतर कोई गाड़ी हो नहीं सकती थी उस ट्रक से बेहतर। तो हम उसमें घूमना चाहते थे उस गाड़ी में। अब सोचो कि आज के बच्चों को तो ये बात समझ ही नहीं आएगी कि वो कितनी रोमांचक बात थी। और मौसी मौसा जी चूंकि उनकी नई शादी हुई थी और बड़े दिनों के बाद वो लोग मिल रहे थे इस तरह, तो मेरी माँ चाहती थी कि बच्चे ना जाएं, इतने सारे बच्चे जो है वो पीछे पीछे नव दंपत्ति के पीछे पीछे चले जाएं। लेकिन हम लोग तो मौसी के प्रेम में दीवाने थे, अब हमें क्या पता कि हम तो बिल्कुल, अब मौसी जो है वो मना नहीं कर सकती, इतना प्यार करती थी। तो उन्होंने बच्चों को सबको अपना बिठा लिया पीछे, 3 टन में हम चढ़ा दिए गए और वो लोग गए बाजार। बाजार में उतरे तो मेरी दीदी जो थोड़ा सा मुझसे थोड़ा समझदार मानी गई कि ये थोड़ा बड़ी हैं, तो बड़े के कारण उनको उन्होंने उतार लिया और अपने साथ लेते गए, बाकी हम सबको छोड़ दिया। तो हम जो पीछे बैठे हुए थे वहां से हमने ड्राइवर को बहुत उकसाया पहले तो कि हमें ले चलो, कुआनो नदी तक टहला के घुमा के लाओ, हम क्या यहाँ मतलब ऐसे बंद होने के लिए थोड़ी आए हैं। और एक जाली का दरवाजा भी था उसमें हमें पिंजड़े टाइप की अनुभूति हुई। तो बहुत मतलब ये जो घटना थी, ये जो अन्याय किया गया था, इसको मैंने अन्याय की तरह देखा उस समय और मैंने कहा कि नहीं, इसका तो विरोध करना पड़ेगा। और उसको, उस अन्याय को मतलब मैंने कविता के तरह से, ये तो मैं जानती थी कि कविता ये होती है, कहानी ये होती है, लेकिन खुद नहीं लिखती थी। तो पहली बार, और ऐसे ही 9-10 साल की उम्र थी, 9 साल रही होगी उम्र मुश्किल से, तो एक छोटी सी कविता लिखी और घर आकर के उस कविता को सुनाया। तो घर वाले लोग, सभी लोग इतने सीरियस हो गए इस बात को लेकर के कि बेटी ने कविता लिख दी है, और वो भी ऐसे ऐसे मुद्दे पर। उस कविता की लाइन थी, पूरी कविता तो अब कहीं होगी, पढ़ी हुई तो होगी, नहीं तो उसकी 2-3 लाइन मुझे याद है। पिंजड़े में बंद बिल्कुल था, बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे। पिंजड़े में बंद था पक्षी, हम लोग वो पक्षी थे। पिंजड़े में बंद था पक्षी, थी प्रकृति उसकी स्वतंत्र, तन मगर था बंद, क्या करे लाचार था, नर की निर्दयता का दास था। अब ये बहुत भारी लाइन थी कि नर की निर्दयता का दास था, और इसको सुन करके मेरे पिताजी बहुत गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि कभी आइंदा ऐसी कोई बात दोबारा नहीं होगी जिससे बच्चों के मन पे इस तरह का असर पड़े कि उन्हें विरोध करना पड़े और वो इस तरह से अपनी बात कहें, इतना ज्यादा विचलित हो। तो इसको बहुत अच्छी तरह से लिया गया और बड़ा भाई भाव भी बहुत बढ़ गया, और सुनवाई हुई। सबसे जो बड़ी बात थी, सुनवाई हुई। तो सुनवाई हो जाने से क्या हुआ कि मुझे एक हथियार मिल गया कि जब भी कुछ होगा तो इस माध्यम से कहेंगे, इस तरह से कहेंगे तो मेरी बात सुन ली जाएगी और उस पर विचार होगा। क्योंकि ऐसे कहते रहते थे तो लोग इसी तरह लेते थे कि हाँ भाई बच्चे हैं, कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब कविता में कह दिया तो बात जो है वो चली गई, उसको बहुत गंभीरता से ले लिया गया। तो मुझे मतलब प्रतिरोध के एक माध्यम की तरह मैंने पाया कविता को, और मैं बहुत समय तक कविता लिखती रही। शुरू में जब मैं 11th-12th में पढ़ती थी, मेरी कविताएं छपना शुरू में 84-85 से कविताएं छपती रही। मेरी पहली कविता जो छपी थी उसका पारिश्रमिक आया था 20 रुपए। 20 रुपए जो पारिश्रमिक आया था, मतलब वो कितनी बड़ी चीज थी मैं बता नहीं सकती। और उसको मतलब मैंने जिस तरह से, मतलब जो समझ में आया था उस वक्त कि पहली कमाई तो माँ को देनी चाहिए, तो मतलब ये एक आदर्श था। 20 रुपए मिले थे तो मैंने माँ के चरणों में वो अर्पित किया, तो मेरी माँ ने उसे वापस कर दिया। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे, उन्होंने कहा नहीं तुम इसको अपने पास रखो। बहुत दिनों तक वो रुपए मतलब खर्च ना किए जाए इस तरह बचाए भी गए, कोशिश की गई, लेकिन फिर अंत वो खर्च हो गया। और मतलब ये एक था जहां से मुझे प्रतिरोध की तरह साहित्य मिला, कविता मिली, और फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया आगे। मतलब एक लड़ाई का जो संसाधन है, माध्यम है, तरीका है, वो मुझे इसी तरह से समझ में आया। इसी तरह से मैंने अपनी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। बाद में तो ये इतना बड़ा हो गया कि
पूरे पूरे जो ग्रुप्स थे हमारे आसपास, जो समाज था, जो लोग, जो आम आम जनजीवन के लोग थे, स्त्रियां थी, उन लोगों ने अपनी बातें कहनी शुरू की और मुझे लगने लगा कि मैं अब केवल अपनी जुबान नहीं बोल रही हूँ, अब मैं सबकी तरफ से बोल रही हूँ। बचपन में लगा था कि मैं अपने भाई बहनों की तरफ से बोल रही हूँ, सबकी तरफ से बोल रही हूँ, और बाद में ये लगने लगा कि नहीं, मैं तो बहुत सारे लोगों की तरफ से, जो अपनी बात नहीं कह सकते, अपनी बात या कहते हैं और पहुंचती नहीं है, उन सबकी तरफ से मुझे बोलना है। तो एक जिम्मेदारी का भी एहसास हुआ। जी, अल्पना जी, ये बहुत खूबसूरत आखिर में आपने बात कही, क्योंकि जब लेखन या साहित्य की हम लोग बात करते हैं तो मुझे लगता है कि चुप की आवाज भी है जो साहित्य है। जिन लोगों ने कभी नहीं बिल्कुल बोला है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। जाहिर किया है, तो जी, एक लेखक उनकी आवाज बनकर शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में उतरता है। और मुझे एक खास बात आपसे जाननी है अल्पना जी, क्या कोई खास वजह है कि अमूमन सभी की लेखकीय यात्रा की शुरुआत जो है कविता से होती है, पद्य से होती हाँ है, इसकी कोई हाँ खास हाँ। वजह? इसकी वजह तो यही समझ में आती है कि जो हमारा एक बहुत भावनाओं से भरा हुआ मन है, वो सबसे पहले बहुत लिरिकल तरीके से अपने को व्यक्त करता है, और उसके बाद ये समझ में आता है कि फिर हम वैचारिक चीजों को समझने लगते हैं। फिर धीरे धीरे हमें लगता है कि इसमें बात, क्योंकि कविता में तो आप बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बात कहते हैं, तो लगता है कि कुछ जी, और स्पेस चाहिए जिससे कि हम अपनी बात को ज्यादा अच्छी तरह कन्विंस कर सकें अपने पाठक को, अपने जो हमारे जेनेरिक रीडर हैं, तो उनको हम बता सकें। तो तब जो है आप गद्य की तरफ आते हैं, और विचार बहुत प्रबल होते हैं, तो उस तरह से आप आते हैं, अपनी पक्षधरता के साथ आते हैं, तो गद्य की तरफ आते हैं बाद में। और एक और बात होती है कि गद्य एक चुनौती का क्षेत्र होता है। स्त्रियों को शुरू में कविता में स्वीकार कर लिया गया कि चलो भाई ठीक है, ये भाव प्रधान कुछ लिख लेती हैं, मतलब कवि हो सकती हैं, कवि तक तो रहो तो ठीक है, लेकिन गद्य में अगर आई, क्योंकि गद्य कवि नाम निकषम बदंती, गद्य तो कवियों का भी निकष है, तो ये कसौटी है, ये चैलेंज है, और यहां आना पड़ेगा। इसलिए हमने देखा महादेव वर्मा भी आ जाती हैं गद्य में। जी, गद्य में वो विचार की तरफ आती हैं, कहानियों की तरफ आती हैं, वो ज्यादा बड़ा दायरा ले लेती हैं, श्रृंखला की कड़ियां हो या स्मृति की रेखाएं। और ज्यादातर हमारी जो आधुनिक समय की के स्त्री लेखक है, रचनाकार हैं, वो गद्य में बहुत, पद्य में भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन, लेकिन वो गद्य की तरफ भी आते हैं। जी, अल्पना जी, बहुत आपने अच्छी बात कही। और गद्य को लेखकों की कसौटी माना जाता है, और गद्यकारों की कसौटी आलोचना मानी जाती है। आपने उसमें भी काम किया है, और काफी सारी महिलाएं काफी अच्छा काम कर रही हैं। सुधा जी हैं, मीना बुद्धि राजा जी हैं, और तमाम महिलाएं हैं। अच्छा लगता है देखकर। बहुत सारे दर्शक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और नीलेश जी ने एक प्रश्न किया था, पहले प्रश्न लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से जी, उन्होंने लिखा था कि लेखक के देहाती और शहरी परिवेश में परवरिश का उनके लेखन पर क्या असर होता है? देखिए, परिवेश तो बहुत असर डालता है, परिवेश से हम बहुत कुछ लेते हैं, हमारा पूरा मनोविज्ञान बनता है, और फिर हम जब पढ़ते हैं समझदारी के साथ, बहुत सारी जगह जहां हमें लगता है कि हमारी ये कंडीशनिंग की स्थितियां हैं, उसको हम तोड़ते हैं, उससे टकराते हैं, तो ये तो परिवेश कर, कई बार अब अगर आप गांव देहात में स्त्रियों का परिवेश लें और मल्टीनेशनल सिटीज में आप स्त्रियों का परिवेश लें, तो बहुत अंतर पाएंगे। और आप देखेंगे कि गांव में किस तरह कंडीशनिंग की जा रही है, बचपन से उनको जैसे बताया जा रहा है, भाई बहन में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है लगातार। आप देखेंगे कि शहरों में, महानगरों में जो स्त्रियां नौकरी कर रही हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहती कि किसी तरह का भेदभाव हो। वे तो चाहती हैं कि उनकी बेटियां जो है उनसे भी एक कदम आगे काम करें, है ना। तो ये परिवेश तो हमें बहुत तरह से रचता है, हमारा परिवेश गढ़ता है, हमारा परिवेश। उसमें जो अच्छा होता है बाद में हम अपनी समझ से उसे चुनते हैं, जो जो अच्छा नहीं होता फिर भी हमें हमारे मनोविज्ञान का निर्माण वो करता है। कई दफे वो इतना गहरा होता है, कई कई बार हम ऐसा देखते हैं, ऐसे अपने कवियों और लेखकों में देखते हैं कि वे कई चीजों को लेकर उनका दृष्टिकोण इतनी गहराई से उस सामंती मानसिकता को प्रकट कर रहा होता है, जबकि वो बहुत प्रगतिशीलता की बात करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं। खासकर स्त्रियों को लेकर के वो मुहावरों में बड़ी असावधानी से चले जाते हैं।
तो वो चले इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका परिवेश, उनके मनोविज्ञान को उनके परिवेश ने जिस तरह से गढ़ा है। बाकी ये है कि जो देहात में हैं उनके पास बहुत बड़ी दुनिया है, हो सकती है, जो शहर में उनके पास भी बहुत बड़ी दुनिया हो सकती है। निर्भर करता है कि आप अपने परिवेश को लेते कैसे हैं। अलग अलग तरह की हो सकती है। हो सकता है शहर वाले को खेती किसानी की कोई जानकारी ना हो, जो गांव का है उसे खेती किसानी की जानकारी है। हम लोग छोटे कस्बे के रहे, हमें गांव और शहर का एक मिक्सचर सा मिलता था। मतलब एक ऐसी जगह बस्ती जो कि अपने पुराने रूप में गांव थी, लेकिन वो शहर बन जाने के लिए हमेशा छटपटाती सी रहती है। एक ऐसी जगह, और वो जगह मुझे बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। वहां से हमने बहुत कुछ सीखा, जाना, लेकिन उस जगह के बहुत सारी जो कमियां हैं, जो बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि लड़कियां अब शाम को नहीं टहल सकती, बाहर नहीं निकल सकती। अब मैं देख रही हूँ कि थोड़ा परिवर्तन आया है, लड़कियां बाहर निकल रही हैं। लड़कियां साइकिल से चली जाती थी, हम लोग जैसे साइकिल चलाते थे तो एक बहुत बड़ी बात होती थी कि साइकिल चला रही हैं। तो ये सब परिवेश हमें अब जो बाहर लड़कियां हैं, जैसे जब हम बनारस ही आते थे तो कुछ परिवर्तन पाते थे, जब दिल्ली को देखें तो बहुत परिवर्तन होता था। लड़कियां गाड़ी चला रही होती थी, वहां साइकिल चलाने में ही जान निकली जा रही होती थी। तो ये एक बड़ा परिवर्तन तो है ही गांव देहात का। और ये है कि जिनकी पृष्ठभूमि गांव से या जो कहीं गांव से जुड़े हैं, तो जैसे चंद्रकांता तुम अभी ऐसी जगह पर हो तो तुम्हारे अनुभव का संसार ज्यादा विविधता भरा है, ज्यादा फैलाव है उसका। जो शहर में है वो एक खास तरह की, खासकर जो लोग रूटीन में हैं वो तो एक खास तरह की जिंदगी के आदी हैं। बहुत सारे अनुभव, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि बस्ती, बनारस और बलिया ने मुझे बहुत अनुभव दिए हैं, और शायद मेरा अनुभव संसार उन्हीं की वजह से इतना बड़ा हो जाता है। तो ये फर्क तो आएगा। जी, आशा है नीलेश को उनकी बात का जवाब मिला होगा। और परिवेश और परवरिश की बात चली है तो मैं यहीं पर बात करना चाहूंगी। आपकी जो कहानियां हैं उसमें समाज के जो अंतर विरोध हैं दिखाई पड़ते हैं। आपकी एक कहानी के संदर्भ में ही मेरा अगला प्रश्न रहेगा। बेतरतीब कहानी जो है, जिसमें माता पिता लड़की को अच्छी शिक्षा देते हैं, आधुनिक शिक्षा देते हैं, आत्मनिर्भर होने की सीख देते हैं, आत्मसम्मान की सीख देते हैं, लेकिन जब उसी लड़की का विवाह होने की बारी आती है तो परिवार में एडजस्ट करने के लिए कहा जाता है शादी हो जाने के बाद। इसकी क्या वजह होती है कि जो पढ़े लिखे माता पिता भी हैं, हमारे आम अनुभव में भी हम इस चीज को देखते हैं कि शादी के बाद वो लड़की को ही एडजस्ट होने के लिए कहते हैं। जो तमाम हमारी शिक्षा है वो व्यवहारिक क्यों नहीं हो पाती? मेरे ख्याल में ये वाला जो है विषय, ये इशू उनकी व्यस्तता कहानी में है, जहाँ शैलजा जो है उसको पढ़ाते लिखाते हैं और उसके फादर हमेशा हमेशा उनको ये लगता रहता है कि ईश्वर से जरा सी चूक हो गई, नहीं तो ये लड़का होती, और उसको लड़के की तरह ही रखना चाहते हैं। लेकिन जब वो कहीं कोई एक्शन लेती है, कहीं वो सचमुच करके दिखाना चाहती है, तो उनको अचानक उनकी परंपरा, उनकी कंडीशनिंग, उनका जो समाज है वो रोक लेता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। मतलब जब उसको सिखाया गया कि अन्याय का विरोध तुम्हें करना है, तो जब मौका आया अन्याय का विरोध करने का और उसने कर दिया। जैसे अन्याय का विरोध जरूरी नहीं है कि आप बंदूक चला के ही करेंगे, आप बोलकर करेंगे, आप हाव भाव से जताकर करेंगे, आप बहुत तरह से प्रतिरोध के बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसने जैसा उसको आया, उसने बर्तन पटके, उसने सामान तोड़े, उसको जो तरीका आया वो उसने कर दिया। तो जब उसने कर दिया तो ये एक उसकी दृष्टि में सही कदम हुआ। लेकिन अब उसको घर आकर पता चला कि ये उसका कदम सही ही नहीं था। तो इस तरह तो आप उसको बड़ी अजीब सी दुविधा में डाले हुए हैं हमेशा से कि वो करे कि ना करे। ऐसा करने, जब ये करना सही था, तो अभी जब समय आया उसके लिए, तो एक लड़की होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते ये गलत कैसे हो गया? तो ये सवाल है। और इस समाज ने जिस तरह की हिंसा स्त्री के लिए चुनी है, वो भी वहां आता है कि अगर तो वो उस खांचे में, जो पितृसत्ता का एक खांचा है और हमारी आलोचना ने बनाया है एक सांचा, तो वो स्त्री लेखन को सारा उसी में फिट कर देता है। वो एक छोटा सा बना लिया है कि बस यही होगा, देह विमर्श होगा, ये होगा। ये नहीं देखता कि हमारी समस्याएं कितनी भयानक और कितनी बड़ी हैं, कितनी तरह की हैं। अब ये जो शैलजा है, ये जो है, जब
जब ये उस खांचे में फिट नहीं होती, उस फ्रेम में फिट नहीं होती जो ससुराल के नाम पर दिया जाता है, तो फिर इसके ऊपर अत्याचार होते हैं, इसे कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन पिताजी जो कि एक आदर्श थे, जिन्होंने एक पिता जो है लड़की के लिए बहुत बड़ा संबल भी होता है और बहुत बड़ा सहयोगी भी होता है, भाई सहयोगी होता है। अगर भाई साथ देता है, उसको समझ में आता है कि मेरी बहन को ये काम ठीक है, ये करना चाहिए, तो बहन बहुत आसान हो जाता है उसके लिए काम करना, क्योंकि भाई का सपोर्ट है, पिता का सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट तो कितने बड़े सपोर्ट है, और अगर आप वही छीन लेते हैं, आपको सपोर्ट छीन लेते हैं, तो आदमी अकेला एक जगह जा करके, एक नई परिस्थिति में, नए परिवेश में जा करके वो कैसे वहां पर अपने को स्थापित करे, जहां उसकी आइडेंटिटी अलग से कुछ है ही नहीं। और जब वो अत्याचार होता है, हद हो जाती है, तो अंत में वो निकल भागती है, और वो जिस दशा में निकल भागती है, और तब वो औरत स्टैंड लेती है। पिताजी तभी भी व्यस्त हैं, तभी भी उनको दूसरी लड़की की शादी की फिक्र सता रही है, लेकिन वो औरत स्टैंड ले लेती है जो हमेशा चुप रहती थी, और वो चौंकते हैं कि ये सोचती भी है, इसका कोई विचार भी है, जिसको हमेशा ही उन्होंने चुप करा के रखा था। वो स्टैंड ले लेती है और अपने बचे कुछ पैसे निकालकर दिल्ली वाली बस में बैठती है कि ये अति हो गई, अब ज्यादा हो गया, अब पानी सिर के ऊपर से चला गया। तो ये तो है कि हमारे समाज ने इस तरह की परिस्थितियां बनाई हैं, अन्यथा आज भी हम वही बेसिक लड़ाइयां क्यों लड़ रहे होते? हम आज भी तमाम चीजों के मामले में वहीं खड़े हैं। हमारी शिक्षा के स्तर पर अभी बात पूरी नहीं हुई है, आर्थिक आत्मनिर्भरता अभी नहीं आई है, बहुत 2% 3% है। अगर आप रेशियो निकालें, जो आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण संपत्ति पर जो अधिकार होना था, वो पूरी दुनिया में 1% है। पूरी दुनिया में सोचो, मतलब लगता है कि कुछ है ही नहीं, क्या है। एक अमेरिकन सर्वे था जिसमें ये बात आई कि 1% संपत्ति पर दुनिया की औरतों का अधिकार है। तो आप अभी पहुंचे ही कहां? आपने तो अपना गोल ही नहीं अभी तय किया है ना। और तब तक आप निर्णय के अधिकार पे नहीं पहुंचे हैं, अभी आप आर्थिक आत्म स्वाभिमान और स्वतंत्रता तक नहीं पहुंचे हैं, और तब तक आप देह विमर्श पर लाकर चीजों को अटका देते हैं, और वो पूरी तरह एक बिकाऊ सी, मतलब जो स्त्री विमर्श, उसका जो सबसे बाजार के लिए सबसे सुटेबल इलाका था, उसको आपने उठा लिया। और ऐसा नहीं कि वो है नहीं है, लेकिन वो तो एक हिस्सा है, सारा नहीं है। तो हिंदी में तो स्त्री विमर्श को सबसे ज्यादा गलत व्याख्याएं उसकी की गई हैं। ऐसा लगता है कि स्त्री जो लिखती है वो सिर्फ स्त्रियों का घरेलू कुछ उनका दुख दर्द है, वो विचार नहीं लिखती। जबकि एंजल्स ने कहा था स्त्री अर्थतंत्र से जुड़ी हुई है, कितने पहले कह दिया था। अर्थतंत्र से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ, जो अर्थतंत्र को प्रभावित करता है, उस व्यक्ति को अपनी सत्ता को समझने में, अपने आप को समझने का कोई अवसर नहीं दिया जा रहा है। जब वो विचार की बात करती है, आप कहते हैं नहीं, वो तो बस जो है केवल एक स्त्री विमर्श लिखती। स्त्री विमर्श मतलब एक बहुत नैरो सा, कुछ छोटा पतला सकरी सी गली है, उसी में एक खांचा है, बस आपने उसी में फिट कर दिया। दुनिया में ऐसा नहीं है। स्त्रियों के लेखन को इस तरह से नहीं देखा गया है। एक बहुत प्रसिद्ध नॉवेल है गॉन विद द विंड, मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि उस लेखिका ने उसमें बहुत समय लगाया। एक वो स्त्री रचनाकार गॉन विद द विंड की, उसको कभी ये नहीं कहा गया कि ये उपन्यास जो है वो स्त्री लेखन है, ये उपन्यास जो है वह स्त्री विमर्श का उपन्यास है। जबकि उसमें स्त्रियों के बहुत शेड्स हैं, बहुत अलग अलग तरह के चरित्र आते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं। मतलब एक मदर का तो ऐसा चरित्र है कि हैरान कर देने वाला है। तो इतने चरित्र, इतने तरह के शेड्स लिए हुए आते हैं चरित्र, लेकिन वह अमेरिका के गृह युद्ध पर लिखा गया उपन्यास से। इतना बड़ा उपन्यास है, एक स्त्री बड़े उपन्यास लिख सकती है। मैंने जब राजनीतिक सामाजिक उपन्यास लिखा, या जब अन्यारे तलछट में चमका लिखा जो भूमंडलीकरण को लेकर के था, तो भी इस बात को स्वीकार करने में दिक्कत थी। या जब मैंने भाषा के नए वेरिएशंस दिए, तो भी बड़ी दिक्कत हो रही थी कि भाई क्यों नहीं आप कृष्णा सोबती को स्वीकार करती कि वो एक नए तरह की भाषा का फ्लेवर हमें देती हैं, निश्चित देती हैं। तो ये सब हमारी तो आलोचना की दिक्कतें हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत विचार करने की जरूरत है कि स्त्री विमर्श को आप इस तरह से मत देखिए, इतना गलत व्याख्याओं के साथ, इतने नैरो अर्थ में।
जी मैं आपकी बात से अल्पना जी काफ़ी हद तक सहमत हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं है, उतना विमर्श भी नहीं है, सोच भी नहीं है शायद, लेकिन एक सीधी-सी बात समझ में आती है कि समाज के केंद्र में स्त्री की देह थी बात करने के लिए, और विमर्श में भी सीधे के सीधे आप देह तक ही आकर सिमट गए हैं। तमाम पहलू हैं महिलाओं पर बात करने के लिए, अर्ध राजनीति और उसके अलावा भी तमाम चीज़ें हैं जिस पर बात होनी तमाम चाहिए। और भी शायद चीजें कहीं न हैं। कहीं देखो, चीज़ें हैं। स्त्री विमर्श का जी, क्या मतलब है, क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये है कि स्त्री का जीवन, उसकी स्थिति परिस्थितियों पर विचार किया जाए। विमर्श मतलब विचार किया जाए। तो विचार किया जाए। विचार को ही आप काट रहे हैं। आप कह रहे हैं सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ वैसा नहीं है। ठीक है, प्रेम जी, के कई हजार शेड्स हैं। अभी पिछले दिनों मैंने कहा कि प्रेम विशेषरगंज की, बनारस की विशेषरगंज, बहुत उस पतली पतली गलियां, एक गली में से हजारों गलियां जाती हैं और उस गली के अंदर भी प्रेम घटित होता है। तो प्रेम के ऐसे, वो देह जरूरी नहीं कि देह ही हो, देह है नहीं है, कुछ भी, रंग तो अलग अलग है ना। एक ही तरह का, जी। एक स्थिर सा, स्थूल सा, एकदम सीधा सा, ऐसा साहित्य थोड़ी ही है। साहित्य मनुष्य के जो इतने सारे मनोभाव हैं, उन मनोभावों के भीतर जो छिपे हुए हैं, उन सबको तो देखेगा ना, हजार हजार रंग को देखेगा। जी अल्पना जी, आपने सामाजिक राजनीतिक उपन्यास की बात की, तो हम अस्थि फूल पर चलते हैं। और अस्थि फूल आपका एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। मुझे तो एक बात जाननी है, उसका जो कथानक था, लड़कियों की खरीद फरोख्त और झारखंड, दिल्ली, पंजाब, तमाम मतलब चीजें जुड़ जाती हैं आपस में आकर। हम एक बात हमेशा कहते हैं कि साहित्य मनुष्य को संवेदनशील बनाता है। पढ़कर आपके भीतर अपनी सृष्टि और अपने आसपास के परिवेश को लेकर एक किस्म की संवेदनशीलता आती है। आप सहज होते हैं अपने वातावरण को लेकर। लेकिन जब आपने अस्थि फूल लिखा, तो इस तरह के उपन्यासों का या इस तरह के मुद्दों को उठाने का सरकार पर, प्रशासन पर या आम आदमी और पाठक पर क्या फर्क पड़ता है लेखन का, जब हम लिखते हैं और किसी मुद्दे को उठाते हैं? आपको लगता है एक लेखिका के तौर पर कि कोई फ़र्क पड़ता है समाज हाँ में? हाँ हाँ हाँ, फर्क पड़ता है। जैसे मैंने बताया था कि बचपन में मैंने एक प्रतिरोध के माध्यम की तरह इसे पाया था, कि साहित्य जी, वो चीज है जिससे कि मैं लड़ाई लड़ सकती हूँ। और मैं हमेशा ये बात अपने बहुत से व्याख्यानों में भी कह चुकी, बहुत सारे उसमें कह चुकी हूँ, साक्षात्कार में भी, कि लिखना दरअसल मेरे लिए लड़ना है, एक लड़ाई है। ये लड़ाई वो नहीं है जिसमें आप लाठी उठा लेते हैं, बंदूक उठा लेते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। आप समझाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। आप वहां दिखाना चाहते हैं जहां आलोक धनवा कहते हैं कि जब भी एक लड़की भागी है तो मतलब ये नहीं कि एक लड़का भी भागा होगा। जी, एक बिल्कुल। लड़का भी भागा हो, ये क्यों जरूरी है? आप लड़की को अकेले क्यों नहीं स्वीकार कर पाते, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जब जब इस तरह की चीजें लिखी जाती हैं, बहुत सारे इश्यू पे बात होती है। देखो, जब शुरू-शुरू में स्त्रियां लिख रही थीं, स्त्री रचनाकार आ रहे थे, जिस तरह से उन्होंने चीजों को उठाया, स्त्रियों की दुख, पीड़ा, तकलीफ, उनकी समस्याओं को जिस तरह से उसको उठाया, उससे हम बहुत आगे आए। ठीक है, शुरुआत में वो यही दिखा सकती थी। शुरुआत फिर भी हम देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेव वर्मा तक बहुत सारे प्रश्न भी उठ जाते हैं। जो उस समय नवजागरण के समय स्त्रियां लिख रही थीं, जो उनके मत विधवा विवाह पर थे, विधवा विवाह या बाल विवाह पर थे, वो उनको देखो और ठीक उसी के पैरेलल रख करके पुरुषों का देखो, तो लगता है कि ये तो बस एक बहुत ऊपर-ऊपर वाली बातें करते चले जा रहे हैं, और दरअसल ये अनुभव के धरातल से ये स्त्रियां बातें कर रही हैं। तो उनमें अंतर दिखाई पड़ने लगता है। फिर देखोगी कि बहुत समय तक स्त्रियों को कहा जाता था कि भई ये तो होम साइंस पढ़ें। बहुत समय तक रहा, कंपल्सरी विषय होता था। बहुत समय तक ये कहा जाता है कि जो लड़कियां नौकरी करती हैं, जो स्त्रियां नौकरी करती हैं, उनकी कुछ कैटेगरी है, मतलब कि वो या तो डाइवोर्स हो गया है, पति ने, हुँ, डाइवोर्स तो था नहीं उस तरह से शुरू में, पति ने छोड़ दिया है, फिर जब डाइवोर्स आ गया तो डाइवोर्स इनका हो गया है, ये बड़ी तेज हैं, लड़ाकू हैं, ये इनकी ना घर में ये एडजस्ट नहीं कर सकती हैं। मतलब उसकी सारी खूबियों को आप हटा दे रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये स्वीकृति बनी कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्वीकृति को बनाने में स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी माँ नौकरी करती थी और मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी थी, उनके
पिताजी डॉक्टर थे और अमेरिका से पढ़ करके आए थे मेडिकल। तो उनका ये था, मतलब राजा रजवाड़ों वाला घर था, लेकिन अपने एक लड़के को उन्होंने डॉक्टरी पढ़ाया था। तो उनके विचार पूरी तरह वो सामंती विचारों से मेल नहीं खाते थे, बहुत खुल गए थे विचार, और उन्होंने अपनी बेटी और बेटे दोनों को बीएचयू भेजा पढ़ने के लिए। तो मेरी माँ में वो चीजें, जाहिर सी बात है कि पिता के उस रूप को देख करके उससे कुछ सीखा होगा, सीखा, उस परिवेश का असर पड़ा उनके ऊपर। तो उन्होंने, लेकिन वो जो बातें बताती थी कि उनके समय एक पढ़ी लिखी स्त्री होना, एक नौकरी पेशा स्त्री होना, मतलब आपको बहुत संभल कर रहना है, आपको कहीं ये जाहिर नहीं करना है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो इसलिए आप कहीं भी टप से बोल देंगे, अपने विचार रख देंगे, बहुत बच के चलना है, नहीं तो ये लोग कहेंगे कि देखा डॉक्टर साहब ने बीएचयू भेजा था पढ़ने के लिए, बिगड़ गई लड़की। तो मतलब कहीं कुछ जी गड़बड़ नहीं बिल्कुल। होनी चाहिए। तो ये उस समय की पीढ़ी का संघर्ष था जो हम लोग को आज नहीं झेलना है, उन लोगों ने उसे पार किया, उन लोगों ने आगे रास्ते बनाए। ठीक वैसे ही साहित्य में हम देखते हैं कि कृष्णा सोबती तक आते हुए, ममता कालिया तक आते हुए देखते हैं कि मन की आकांक्षा की बातें होने लगी, इस पे पीरियड्स पे जो है बात की जाने लगी। मुझे याद है कि मृणाल पांडे ने जब वो उनको अखबार में एक ऐसा कॉलम दिया गया जो स्त्रियों से संबंधित था, तो उन्होंने ऐसे जी उसे बदला और उसमें इस तरह की चीजें लेकर के आई कि ये क्या है, क्यों जो है इस तरह का होना चाहिए, उसके पीछे के जो अंधविश्वास है वो दूर करने की कोशिश की गई। तो हम लोग तो ये चीजें पढ़कर बने, हमारे परिवेश ने इस तरह से बनाया कि ये कुछ नहीं है, अरे ऐसा नहीं है, इस तरह से दिमाग को नहीं रखना है, आपको ये देखना है कि साफ सफाई कैसी है। तो इस तरफ जो ले गए, या पूरा नौजागरण देखो कैसे बनाता है, कैसे मन को बदलता है, कैसे एक एक भूमि तैयार करता है जहां हमारी रुचियों का, हमारी तमाम सारी प्रवृत्तियों का परिष्कार होता है ना। तो इसलिए साहित्य तो बहुत मन की जलवायु को बदलता है, मन को हमारी परिवर्तित करता है, वो सीधे सीधे क्रांति करने नहीं आता, इसलिए बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया में अगर किसी चीज से बहुत डर है तो वो विचार और साहित्य से ही है। आज भी कहते हैं जी साहित्य को किनारे बिल्कुल। करो, साहित्य काम का नहीं है, लेकिन असल में साहित्य आदमी के बहुत काम का, साहित्य ही नहीं सभी कलाएं जो है, म्यूजिक कितने काम का है। तो ये है स्थिति। जी अल्पना जी, और अभी बातों बातों में आपने 2-3 उदाहरण दिए कि लड़की भाग गई या पति ने छोड़ दिया। आप देखें कि हमारी भाषिक संरचना भी किस तरह की सामंती है, वो जो कोरस है हमारी जो भाषा का, एक कहना चाहिए किस तरह से स्त्री विरोधी है। बहरहाल बातें करने के लिए तो बहुत सारी हैं, खत्म ही नहीं होंगी। मैं अभी आती हूँ छावनी में बेघर पर, जो मेरा प्रिय विषय भी है आपसे संबंधित, और मुझे खुशी है कि मुझे अवसर मिला लगभग साल भर पहले आपकी इस खूबसूरत, बहुत संवेदनशील और एक अलग तरह के माहौल में ले जाने वाली रचना का पाठ करने का मुझे अवसर मिला। तो अल्पना जी, युद्ध पर, त्रासदी पर, या युद्ध और प्रेम पर तमाम कहानियां लिखी गई हैं, भारत में भी लिखी गई हैं और विश्व में तो लिखी ही गई हैं। जब छावनी या सैनिकों के जीवन की बात आती है तो अक्सर हम देश प्रेम पर भाग दौड़ते हैं, उस आइडिया पर, देश प्रेम के, या एक जो हीरोइज्म होता है, नायकत्व होता है, उसके पीछे भागते हैं। लेकिन आपकी जो छावनी में बेघर है, संग्रह भी है और कहानी भी है, तो उसमें हमारी संवेदनाओं की हम उस दिशा में जाते हैं जिससे शायद हम अछूते थे या बहुत कम पता था कि छावनी में जो घर है, जो घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन है, वो सब भी तो एक जीवन है छावनी का। उस पर आपने लिखा, तो आपका ये अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है, क्या सोच थी इसके लिखने के पीछे? हाँ, ये रहा है। मैं चूंकि फौजी जीवन से जुड़ी हुई हूँ, मेरे पति सेना में अधिकारी रहे, मेरे बच्चे हैं सेना में, तो मेरे परिवार में अधिकांश लोग सेना में, कोई अधिकारी है, कोई डॉक्टर है, कुछ है। तो ये जो है, जाहिर है कि ये मेरे जीवन से इतना जुड़ा हुआ है और मैंने अपने चारों तरफ इस तरह की स्थितियां देखी हैं। कारगिल युद्ध के समय भी देखा, और भी अन्य जो निरंतर कुछ ना कुछ जो चलते रहते हैं, तो उसमें ये सारी स्थितियां आती हैं कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जो फील्ड से आ रहे हैं, मतलब युद्ध से जो लौट रहे हैं, उनको घर की आवश्यकता है, और जो जा रहे हैं उनका परिवार पीछे छूट गया है। होता क्या है कि हमारे अब तक, जैसे कि हिंदी में तो इससे पहले एक ही कहानी आई थी, उसने कहा था,
सैनिक जीवन पर, उसके बाद ही ये आई। लेकिन वो कहानी सैनिक जीवन पर नहीं थी, वो कहानी प्रेम पर थी। उसमें सैनिक जीवन को खोला नहीं गया, उसमें केवल इतना ही बात आती है कि लहना सिंह फौज में चला गया है, लेकिन फौज में जाकर के उसका जीवन कैसा है वो मतलब सिवाय एक हीरोइक छवि देने के वो और कुछ नहीं बताता फौजी जीवन के बारे में। बाकी वो बाकी चीजों को तो कहता है, लेकिन मैं चाहती थी कि इस हीरोइक छवि के जो पीछे उनका दर्द है, उनकी परेशानियां हैं, उनकी समस्याएं हैं, वो कहा जाए। उनका जो परिवार है, उनकी जो रिश्तेदारियां हैं, क्योंकि उनका भी तो मन है, उनकी भी तो भावनाएं हैं और उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, वो समय पे पहुंच नहीं पा रहा है, बहन की शादी हो रही है या घर में डेथ हो गई है, वो वहां नहीं समय पर पहुंच पाया है, उसको युद्ध में जाना, या वो वहां युद्ध में मिसिंग हो गया है, लापता हो गया है, और लापता हो जाने की स्थिति में तो कोई सहयोग भी नहीं है, तो कोई सहयोग भी नहीं मिल रहा है। अब उसकी जो पत्नी है वो कैसे संभाले सारी चीजों को, ऊपर से घर खाली करने का आदेश है। फौजी चूंकि किसी भी एक शहर में ज्यादा दिन रहते नहीं, थोड़े थोड़े दिन रहते हैं, 2-2 साल रहते हैं, अधिक से अधिक 3 साल रहते हैं, 2.5 साल रहते हैं, बस यही है। तो वो किसी भी, और शहर से दूर होती है हमेशा छावनी, तो शहर के साथ उनका उस तरह का जुड़ाव नहीं होता। मतलब जो पड़ोसी होते हैं तब तक उनका ट्रांसफर हो जाता है, तो वो सब फौजी होते हैं, तो बाहर की दुनिया से उस तरह से नहीं हो पाता है, जिसकी तब ये परेशानी तब पता चलती है जब अचानक से कोई ऐसी स्थिति आ जाती है। उनके बच्चों की पढ़ाई है, बीच में छोड़कर कैसे जाएं, बहुत सारी जो समस्याएं हैं, माँ बाप बीमार हैं, वो फौजी आ नहीं पा रहा, उसका फोन नहीं आ पा रहा है या फोन किया नहीं जा सकता, उसका हालचाल कैसे लिया जाए, हालचाल भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो मैंने खुद महसूस किया हुआ है कि मेरे पति फील्ड में होते थे और ऐसी जगह पर थे, बॉर्डर पर, तो फोन नहीं आ पाता था। उधर से ये कहा जाता था कि मैडम हम मतलब बता देंगे आपको, लेकिन फोन लगता नहीं था, कई कई बार फोन को कट कर दिया जाता था, सुरक्षा कारणों से किया जाता था। लेकिन उससे पीछे जो लोग बचे रह गए, छूटे रह गए, उनकी जो परेशानियां वो तो दिखाई नहीं पड़ रही हैं, उन पर तो बात नहीं की जा रही है। अब वो क्या करे, कैसे जाने, तो बहुत पैसे नहीं आ पा रहे हैं, मतलब ये भी है। तो बहुत सारे इस तरह की भी पैसे, हम जिस समय हम लोग थे उस समय पैसे काट भी लिए गए थे, जितने दिन आप रुके पर डे के हिसाब से पैसे कट भी गए थे कि इतने आपके किराए का, और सिविल उससे किराया लगाया जाएगा तो इतने पैसे कट जाएंगे। और फौजी की तनख्वाह होती कम थी, अब तो थोड़ा सा फिर भी ठीक हुई है। तो कम होती थी तो पता चला कि आप तो अगले महीने खाएंगे क्या, ऐसी भी स्थिति है। जवानों की स्थिति कैसी है, हमारे फौजी जवान क्या वो करेज है, वो साहस है, और क्या वो जज्बा है जिसके साथ वो रहते हैं। तो मैं तो उनके घरों के वहां भी जाकर के देख चुकी हूँ चीजों को, वो सब भी देखा मैंने, बियॉन्ड द बाउंड्री भी क्रॉस किया, तो वो सारी चीजें भी देखी। तो ये सब जो है सारी जो स्थितियां हैं, अभी तो मैंने एक कहानी लिखा और अभी बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप और सारी चीजें लिखिए। बहुत से फौजियों ने मुझे अपने जीवन के बारे में सुनाया भी, कुछ लोगों ने लंबे लंबे पत्र लिखे हैं इस कहानी पर। कहानी तो बहुत पहले आई थी, बहुत पहले छपी थी, इतनी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ इस कहानी का, सभी भारतीय भाषाओं में लगभग, पंजाबी में तो कई बार हुआ, इंग्लिश में कई बार, 3 बार इंग्लिश में हुआ। तो इस तरह कई बार इसका एक ही भाषा में कई बार भी हुआ। तो बहुत सी भारतीय भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में बहुत सी हुआ, इतना इसको मतलब जो है एक ठीक मिला। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ और चीजें भी, समय बहुत खींचतान करनी पड़ती है, तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ और चीजें फौजी जीवन के बारे में लिखूं जो उनके जीवन को और अच्छी तरह से बता सके। जब ये कहानी छपी थी, नया ज्ञानोदय का वो अंक था, विशेषांक था, तब जो ज्ञानपीठ के थे न्यासी आलोक जैन ने उस समय के डिफेंस मिनिस्टर को कहा था, और ये हुआ था तय कि हम लोग ये समस्या को रखेंगे, और मैंने कहा था हाँ मैं रखूंगी। लेकिन हमने उनके सामने समस्या मतलब उनको भेजी भी, उन्होंने, आलोक जैन ने कहानी भी भेजी, लेकिन जैसा कि होता है कि अब हमारे देश के नेता लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते इस तरह की चीजों पर, तो वही हुआ कि फिर इस पर खास ध्यान नहीं। पर ये है कि हाँ, इस कहानी के कारण लोगों ने फौजियों के जीवन को समझना शुरू किया,
ये तो इसका असर आया। जी, कभी इस कहानी पर कोई नाटक खेला गया, ऐसा कुछ हुआ? रंगमंच से जुड़ी हाँ, ये इस कहानी? इस कहानी पर एक नाटक खेलने की बहुत तैयारी थी, और हर बार जब वो नाटक तैयार, मतलब जो लोग तैयार करते हैं, तो ये देहरादून की नाट्य मंडली है, बहुत ये लोग बहुत डेडिकेटेड रहे हैं। तो जब भी ये लोग तैयारी करते हैं, कुछ ऐसा कारण आज, जैसे इस बार कोविड आ गया, तो इतने दिनों से 2 साल से वो लोग फिर उसको रोक के रखे हुए हैं। और मैंने उनसे कहा था कि जब भी खेला जाता है तो मैं वहां पे जरूर रहूंगी, मैं देखना चाहूंगी इसको। तो क्योंकि जी, ये कहानी बिल्कुल। मेरी बहुत दिल से निकली हुई कहानी है। निश्चित तौर पर, और इस कहानी का क्योंकि मैंने खुद पढ़ी है, पाठ भी किया है, इसका तो जो कहानी का एक टेक्सचर होता है, जो आत्मा होती है, मुझे लगता है कि उसका जब मंचन किया जाएगा तो एक अलग ही प्रभाव दर्शकों पर उसका आएगा, और बहुत सुंदर इसकी जो योजना होगी, इसे किया जाना चाहिए मंचित। और जिन भी लोगों ने छावनी में बेघर नहीं पढ़ी है कहानी, जरूर पढ़ें। अगर आप पाठक हैं तो कहानी आपको संवेदनाओं के एक अलग ही धरातल पर लेकर जाएगी। मेरी आपसे गुजारिश है, आप इस कहानी को जरूर पढ़ें। अल्पना जी, शायद आप जानती होंगी कि मैत्रेयी पुष्पा जी ने तब्दील निगाहें नाम से बहुत सारी कहानियों के इस तरह के पाठ किए हैं, जहां स्त्रियों को नहीं देखा गया। जैसे उसने कहा था कि बात हुई अभी कि एक सैनिक के नायकत्व वाले, हीरोइज्म वाले पक्ष पर थी जो महिलाएं थी, 2 जुड़ी हुई पत्नी, लहना सिंह की और सूबेदारनी जी। तो मैत्रेयी पुष्पा जी ने सूबेदारनी का पाठ किया है कि उसकी क्या स्थिति थी, क्या मनः स्थिति थी। बहरहाल विषयांतर शायद हो रहा है। एक मुझे आपसे खास बात जाननी है अल्पना जी, चूंकि आप लेखिका हैं, आप अध्यापिका भी हैं, लेखन से जुड़े हुए जो टैग होते हैं, जब हम कहते हैं स्त्रीवादी लेखन या स्त्री लेखन या दलित लेखन, आदिवासी लेखन, तमाम चीजें हैं, विमर्श करते हुए हम इतने राजनीति क्यों बीच में ले आते हैं? क्या हम एक लेखक को एक लेखक की तरह नहीं देख सकते, लेखक नहीं बुला सकते, लेखिका नहीं बुला सकते? क्योंकि समाज के तमाम मुद्दों पर, चाहे जाति व्यवस्था है या राजनीति है या अर्थशास्त्र है या देह विमर्श है, एक लेखक ही है जो एक अलग तरीके से सोचकर और चीजों की तह में जाकर सच को हमारे सामने लाता है। तो इन टैग्स की कितनी जरूरत है साहित्य को? देखिए, ऐसा है कि ये सब धाराएं हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। और मैं लेखिका तो कहती ही नहीं, या तो स्त्री रचनाकार कहती हूँ या लेखक कहती हूँ, क्योंकि मैं इसको मानती नहीं हूँ। और मैं मानती हूँ कि लेखक तो सिर्फ लेखक होता है, और वो वैसा ही होता है क्योंकि जब वो अपने पात्रों को लेकर आता है तो उसे उसी तरह परकाया प्रवेश करना पड़ता है। जैनेन्द्र अगर पत्नी कहानी में पत्नी में परकाया प्रवेश कर पाते हैं, या प्रेमचंद कर पाते हैं अपने पात्रों में, तो एक स्त्री भी तो पुरुष पात्र में कर पाती है। जब मैं ये लिख रही थी, अल्पना जी आपकी आवाज चली गई है, शायद माइक हिल गया है या क्या हुआ है? जी, अब ठीक है, इसको हटा ही देती हूँ। जी, हाँ, अब ठीक है। हाँ, जी, हिल गया। तो जब मैं अस्थि फूल लिख रही थी, तब भी चूंकि वो राजनीतिक उपन्यास था, तो राजनीतिक, उसमें राजनीति आती है और सामाजिक भी स्थितियां आती हैं, और ट्रैफिकिंग भी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो विमेन ट्रैफिकिंग है उसकी बहुत भयावह स्थितियां जो हैं, जो बहुएं खरीद कर ले जाती हैं झारखंड से, जो आदिवासी इलाकों से। तो ये सब मैं बहुत सालों से कर रही थी और जा रही थी वहां। तो बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि हाँ, वो सामाजिक वाला पक्ष तो ठीक, लेकिन राजनीति वाला लिखने की क्या जरूरत थी, क्यों नहीं जरूरत थी? आखिर इन सारी चीजों को तो नियंत्रित कौन कर रहा है? राजनीति कर रही है। इन सारी चीजों पर जिसका नियंत्रण है, दरअसल ये दोनों चीजें आनी जरूरी है। मतलब अस्थि फूल में तो बहुत भयावह अनुभव थे मेरे, जो कुछ मैंने देखा जाना। लेकिन जब कोई दलित लिख रहा होता है, स्त्री लिख रही होती, कोई भी लिख रहा हो, लेखक जब अपनी टेबल पर होता है तो वो सिर्फ लेखक होता है। उसका और कोई उसकी आइडेंटिटी नहीं होती है। वो कभी कोई पात्र, जैसे अस्थि फूल में अगर बीजू है एक पात्र, उसके नाम से लेकर उसके पूरे कैरेक्टर को मैंने ऐसे, मतलब वो आकर मेरे दिमाग में, मेरे जीवन में, मेरे चारों तरफ, मेरे घर में इस तरह से वो घुस आया कि वो जाता नहीं था जब तक कि मैंने उसको लिख नहीं लिया। तो बीजू, उसके नाम से लेकर, बीजू होता है, एक कलमी होते हैं पौधे और एक बीजू होते हैं पेड़ भी, पौधे भी, बीजू आम और कलमी आम। तो वो बीजू है जो बीज से लगा हुआ है,
बीजों में हमेशा विविधता होती है और कलमी में विविधता नहीं होती। वो बिल्कुल जेनेटिक इंजीनियरिंग का मामला होता है कि बिल्कुल सेम सेल जो है वो इससे और उससे उसमें ट्रांसफर हुआ, सेम का सेम बन करके तैयार हो गया। तो यहाँ सेम का मामला नहीं, विविधता है उसके अंदर। तो बीजो जैसा कैरेक्टर है उसके अंदर आपको परकाया प्रवेश करना पड़ता है। जो स्त्रियों के चरित्र आते हैं, क्योंकि एक लेखक अपने जीवन में सारे तरह के चरित्र तो जी नहीं सकता, सारे तरह के अनुभव ही नहीं पा सकता, उसका जीवन बहुत बहुत लिमिटेड है। तो वो इन सारी चीजों में परकाया प्रवेश करता है। वो उन सारे चरित्र, जैसे बुड्ढे का चरित्र वो कैसे लिखेगा, तो परकाया प्रवेश ही करेगा। या दलित को वो कैसे लेकर के आएगा, या आदिवासी को कैसे लेकर आएगा, जब वो इतना जान जाएगा उसके बारे में कि वो उसको खुद ही महसूस करने लगे, उसके कष्ट को खुद महसूस करने लगे, तो परकाया प्रवेश होगा। ये तो बहुत जरूरी है साहित्य में, लेखन में। एक अनिहारे तलछट में चमका में एक पात्र आते हैं दामोदर जी, बड़े मासूम से हैं, बड़े बेचारे से भी हैं, और बड़ी मतलब वो नौकरी भी उन्हें कोई नहीं मिलती है, इतनी सारी नौकरियों में जाते हैं और उसमें वो अनफिट हो जाते हैं। उन्होंने एक तरीका अपना लिया है पूजा पाठ करने का जिससे उनकी कुछ इज्जत बची रहे, ये भी जानते हैं वो, लेकिन वो एक प्रेम भी करते हैं। और उस प्रेम करने का ऐसा जो एक नायाब सा अनूठा सा तरीका है कि कविता में वो प्रेम पत्र लिखते हैं। और उस असली प्रेम पत्र को देने के लिए मैंने पब्लिशर से कहा कि भाई इसको ऐसे का ऐसे ये जाएगा स्कैन करके, क्योंकि ये ऐसा प्रेम पत्र से मैंने इतने सालों तक छुपा के रखा है। और तो दामोदर जी जो हैं वो, उनमें बिना परकाया प्रवेश किए तो संभव ही नहीं था कि आप उस पात्र को लिख पाए, या अन्य जो भी पुरुष पात्र हैं या जो स्त्री पात्र हैं, दोनों ही। क्योंकि मैं हरियाणा के लोगों को बहुत कम जानती थी। मैं कितनी मुश्किल से हरियाणा के जीवन को समझने की तरफ गई, वहां घुली मिली, वहां की उन जो मोल की बहुएं आती हैं उनसे मिली, उनकी सारी चीजों को जाना। फिर इतनी दुखी हो जाती थी कि आकर खाना नहीं खा पाती थी, लगता था कि खाना खाना ही हमारे लिए एक अपराध, जैसे अपराध बोध से भरता था। हम कोई लग्जरी उठा रहे हैं, खाने के लिए ही इतने सारे लोग अपने जीवन को दांव पर लगाए हुए हैं, इतना तकलीफ, इतनी हिंसा सह रहे हैं, और मैं खाना खा रही हूँ। तो ये मुझे उस समय इतना अपराध बोध होता था। और नागार्जुन की एक कविता याद आती थी कि रोता हूँ लिखता जाता हूँ, कवि को बेकाबू पाता हूँ। तो इस तरह की स्थिति बनती थी। तो परकाया प्रवेश किए बिना तो लेखक नहीं, एक बेहतरीन लेखक नहीं लिख सकता। जैसे हम जैनेंद्र की कहानी की आज तारीफ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पत्नी सच्ची लगती है, और या प्रेमचंद की या अगेन की हिली बोन की बतखें, तो हमें वो सच्ची लगती है, प्रामाणिक लगती है, विश्वास होता है। जी अल्पना जी, और इस मुद्दे पर मुझे लगता है तमाम लोगों की, तमाम लेखकों और साहित्यकारों की एक अलग राय हो सकती है, लेकिन मैं भी जब पढ़ती हूँ कि स्त्री लेखिका को सम्मान मिला, या दलित लेखक को सम्मान मिला, या स्त्री खिलाड़ी, बहुत चुभता है। ठीक उसी तरह से जब हम क्रिकेट की बात करते हैं कि महिला क्रिकेट, महिला क्यों लगाना, क्रिकेट है उसमें कुछ उपलब्धियां रही हैं किसी की भी, पुरुषों के लिए जब हम नहीं लगाते, वो बात इतनी चुभती है कि आपने महिला क्यों लगाया। कम है, बाहर महिलाएं इतनी कम हैं, और जहाँ है वहां पर उनको चिन्हित किए बिना नहीं रहा जा सकता। अगर 4 भरे हैं तो उसमें एक महिला या 2 महिला हैं, तो ये भी चिन्हित करना पड़ता है। हाँ, ये भी है। लेकिन एक अच्छा समय होगा जबकि हमें इस तरह से चिन्हित ना करना पड़े, और हम केवल उसकी रचनात्मक या गुणों के आधार पर केवल इतनी अधिक संख्या में हो कि जैसे मैंने कहा कि अभी संपत्ति पर 1% अधिकार है, 2-3% मुश्किल से अभी शिक्षा प्राप्त कर पाई हैं, 2-3% अभी मुश्किल से आर्थिक आत्मनिर्भरता, अभी बहुत बड़ी संख्या है जो कि पीछे छूटी हुई है। बहुत कम लोग हैं, मतलब हम 50% नहीं आ पाए हैं, हम 25% नहीं क्रॉस कर पाए हैं। तो हमें इतनी बड़ी जगह अभी लेनी है। तो वो जब हम जो कि मतलब यात्रा चल रही है, आ रहे हैं, मुझसे बाद की पीढ़ी देखो कितनी सुंदर आ रही है, कितनी अच्छी आ रही है, एकदम चमकती हुई, तो उससे कितनी जो है उम्मीदें लगती हैं। हम जहां तक, ये एक बैटन है, एक रिले रेस है, जिसमें बैटन हम अपनी अगली पीढ़ी को अगर नहीं पकड़ाते हैं तो हमारा संघर्ष, हमारा काम अधूरा हो जाता है। हम जब बैटन पकड़ा देंगे तो वो आगे दौड़ेगी, और वो आगे का रास्ता हमारा बनेगा। इस तरह आगे यात्राएं होती रहेंगी और जो मंजिल है वहां तक हम पहुंच जाएंगे। जी अल्पना जी, आपकी
जापान यात्रा से जुड़े हुए जो संस्मरण है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अभी कुछ समय पहले ही आप जापान गई थी और आपकी जो रचना धर्मिता है वहाँ उसको बहुत सम्मानित किया गया था। काफी आपके सेशंस हुए थे, थोड़ा सा बताएं इस बारे में, और क्या कोई पुस्तक भी है जो आपके जापान के संस्मरण है उस पर आने वाली है? हाँ, पुस्तक तो तैयार हो गई है और उसको जापानी भाषा में अनुवाद के लिए उन लोगों ने पहले ही ले लिया है, पर उसको कोविड की वजह से थोड़ा-सा डिले हुआ है प्रकाशन में, अब प्रकाशित हो जाएगी। तो ऐसा था कि ये जापान के जो कल्चरल उनकी मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से ग्लोबल लिटरेचर ऑर्गेनाइजेशन था, उसकी तरफ से मुझे बुलाया गया था। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात थी, मेरे लिए भी ये गर्व की बात थी कि हिंदी के किसी लेखक को ग्लोबल लेवल पे ये जगह मिले, चिन्हित के पहचाना जाए ग्लोबल लेवल पे, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरा ये था कि पहली बार ये भी हो रहा था कि अलग-अलग जापान के शहरों में एक हिंदी के एक लेखक मतलब मेरे ऊपर कार्यक्रम किए जा रहे थे और मेरे साहित्य पर उनके यहाँ के जो लेखक थे, जो आलोचक थे, वो बोल रहे थे। तो ये भी एक हिंदी के लिए, पूरे हमारे हिंदी के लिए एक बहुत सम्मान की बात थी। तो वहाँ जाकर के मुझे मतलब बहुत सारे नए अनुभव हुए, बहुत अच्छा लगा और मैं एक भारतीय साहित्य के, पूरे भारतीय साहित्य के प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ उपस्थित थी और अलग-अलग जगह कुछ व्याख्यान होते थे और वो तुरंत ही जापानीज़ में ट्रांसलेट हो जाते थे। हमारी ट्रांसलेटर बहुत अच्छी थीं, बहुत विदुषी महिला थीं और मैंने देखा कि उन लोगों ने, वो लोग बहुत समय से मतलब कई सालों से मेरा जो साहित्य है उसको धीरे-धीरे ट्रांसलेट कर रहे थे और मुझे नहीं पता था कि अंत में वो मुझे बुलाने वाले हैं। तो बाद में उन्होंने बुलाया तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मैंने पाया कि उन लोगों ने हर कार्यक्रम के पहले कितनी अच्छी तरह से व्यवस्था थी उनकी। हर कार्यक्रम के पहले अपने दर्शकों को वो एक बुकलेट बाँटते थे। जापानीज़ में जो कहानियाँ ट्रांसलेटेड थीं। अस्थि फूल को भी अभी वो लोग कर रहे हैं, तुरंत ही ले लिया था उन्होंने। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा अनुभव वहाँ मुझे हुआ। आप देखें कि कितनी तरह की बातें हुई पहले, मतलब उनकी जो एक प्रसिद्ध उनकी राइटर हैं, योको तवाड़ा के साथ मेरी बहुत लंबा संवाद था। हिरोमी ईटो जी के साथ बहुत लंबा संवाद था और मैंने ये पाया कि ये लोग जो भी लिख रहे हैं साहित्य, जापान के पुराने और नए लोग, वे आज भी अपने देश के उस दर्द को नहीं भूले हैं, हिरोशिमा और नागासाकी के। उसको कहीं मैं थोड़ा-सा उसको समझ पाई, विभाजन के दर्द के बाद का जो हमारा समय रहा है और उसके बाद का जो साहित्य आया है और मतलब उसके बाद अगली जो जनरेशन, मतलब अभी जो जापान में हारुकी मुराकामी जी लिख रहे हैं, नोबेल के लिए 2-3 बार से उन्हें नॉमिनेट किया गया है। 2-3 बार से नॉमिनेट किए जाते रहे हैं नोबेल के लिए। तो मुराकामी जी के भी मतलब बिल्कुल उनके नए उपन्यासों में भी वो दर्द कहीं न कहीं से आ जाता है जो हिरोशिमा और नागासाकी को लेकर के है, ये है। दूसरे मैंने ये देखा कि बहुत सारे प्रश्न पूछते थे वे लोग भारत के बारे में, स्त्रियों के बारे में, यहाँ जो एक उनके मन में धारणा है कि भारत में तो कोई भी स्त्री इतनी उसे स्वतंत्रता नहीं या इतनी सेफ जगह नहीं है कि वो अंधेरा होने के बाद सड़क पर आराम से चल सके, निश्चिंत बेखौफ चल सके और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, या वो रात में टैक्सी में बैठती है तो उसके लिए ये भी पता नहीं कितना सेफ है कि नहीं है। तो हिंसा की जो इतनी वारदातें हैं, वो जो हैं स्त्री हिंसा की, बच्चों पर जो हिंसा है, इस तरह की सारी जो स्थितियां उनको लेकर के उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। साहित्य में जो नया कुछ आ रहा है, जो पहले का है, जो नया है, हमारी भारतीय भाषाओं से लेकर हमारे पूरे साहित्य में, हिंदी साहित्य में, उस पर भी बहुत से प्रश्न लोगों ने पूछे। एक जो इसका पहलू था कि मेरे साहित्य पर तो वो बात करते ही थे, वो पूरे हिंदुस्तान को भी जान लेना चाहते थे और इस कार्यक्रम में दर्शकों की भरपूर उपस्थिति होती थी, जो कि मैंने सुना था कि जापान में अब उतने दर्शक इस तरह की चीजें नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि साहित्य के प्रति इतनी जो आस्था है उनमें, वो अभी भी इतनी ज्यादा है
और जो लोग आते थे उनमें ज्यादातर लोग हिंदी नहीं जानने वाले होते थे, उनको हिंदी नहीं आती थी, और वो बहुत तरह की स्ट्रीम से होते थे, जैसे मीडिया से हैं, संपादक हैं किसी मैगजीन के, किसी वेब मैगजीन के, या इस तरह के हैं, पत्रकार हैं, या वो प्रोफेसर्स हैं तो रशियन डिपार्टमेंट से हैं, या किसी और एक इकोनॉमिक्स के एक सज्जन थे, तो शोधार्थी हैं तो वो भी अलग अलग तरह के हैं, बुद्धिस्ट से हैं, या कुछ कुछ ऐसे अलग अलग अध्ययन उसके लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे डायरेक्टली एकेडमिक्स से भी नहीं जुड़े हैं, जर्नलिज्म से भी नहीं जुड़े हैं, पर वे साहित्य में रुचि रखते हैं इसलिए वो आए हैं, अलग अलग नौकरियों के लोग हैं, और वे लोग पूरा सुनते थे बैठ करके, और फिर इतने ध्यान से वो उस बुकलेट को पढ़ते थे, सारी किताबें डिस्प्ले की जाती थी, बहुत बहुत खूबसूरत लगता था। एक और बात जो मतलब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान बैठकर हमें कहनी चाहिए, बताना चाहिए कि जापान ने अपने ऐसे लेखकों को जो विदेशों में बस गए थे उनको वापस बुलाना शुरू किया है, और इतना ऑनर दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं। और हिरोमी ईटो जी ने मुझसे कहा कि आपको पढ़ाते हुए, चूंकि हिंदी तो उन्हें आती नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आपको जो है पढ़ाते हुए कितना समय हो गया, तो मैंने कहा कि बहुत समय हो गया भाई। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं ज्यादा समय हुआ, मैं एक बेबी टीचर हूँ, तो क्योंकि जापान सरकार ने मुझे बुलाया है कि आप कैलिफोर्निया नहीं रहेंगी, आप वहां से जापान आइए, हमारे देश को जरूरत है साहित्य और कल्चर की, हमारे देश को जरूरत है कलाओं की, और इसके लिए उन्होंने नौकरियां भी दी, नौकरी भी दे रहे हैं। और एक घटना मुझे याद आती है कि एक महिला मुझसे मिलने के लिए 3 घंटे की यात्रा करके आई थी, और उन्होंने बताया कि जब मुझे पता चला कि भारत से एक लेखक आ रहा है तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं एक भारत के लेखक से मिलना चाहती थी, तो मुझे बहुत अच्छा, मैंने कहा इतना पेन, इतना कष्ट अपने को दे करके आप इतना कष्ट से 3 घंटे का सफर करके आई, और फिर इतना लंबा वहां कार्यक्रम में ये भी हुआ कि एक दिन कुमामोटो में हमारी बात इतनी होती रही, क्योंकि कुछ कार्यक्रम तो सिर्फ मुझ पर थे, और आलोचक उनके टोको जी या अन्य जो लोग थे उन लोगों ने बहुत लंबे लंबे वक्तव्य दिए, और वो मेरे लिए उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता था। उनके बहुत सारे उच्चाधिकारी भी इसमें शामिल थे, जैसे उनके फॉरेन ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, ये लोग भी सुनते थे, ये लोग भी बैठते थे, और एक फॉरेन ऑफिसर ने तो मेरे लिए ट्रांसलेट भी किया, उन्होंने कहा मैं करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये भी हुआ, मतलब इतनी विनम्रता, इतने साहित्य के प्रति इतनी ललक, इतनी इच्छा, और दूर दूर से चले आना, ये सब चीजें मुझे इतना मतलब अच्छा लगा। हम लोग तो इस तरह के अनुभव देखते हैं कि लोग बचते हैं जाने से, लोग चाहते नहीं, कौन सुनेगा इतना सारा एक लेखक का वक्तव्य, मैं अपने रचना प्रक्रिया पर बोलूंगी, मेरी कहानियों के कुछ अंशों का अलग अलग छांटा था, उन लोगों ने ही छांट के रखा हुआ था, और उसको उन्होंने जापानीज में पाठ कर, थोड़ा सा मैं पढ़ती थी हिंदी में और वो जापानीज में पढ़ते थे, और वो इतना अच्छा लगता था, लोग ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि मुझे खुद ही लगता था कि ये कितना खूबसूरत तरीका है किसी चीज को प्रेजेंट करने का। तो ये था, और उनके बहुत सारे शहरों में जो है ये इस तरह के कार्यक्रम किए गए, तो ये हिंदी के लिए बहुत गौरव की बात है। जी बिल्कुल अल्पना जी, आपका जो सम्मान जापान में हुआ, आपकी रचना धर्मिता पर जो वहां बात हुई, पूरे देश के लिए सम्मान है, और बहुत एक गर्व महसूस होता है ये बात जानकर, और खासकर जो आपने संस्मरण बताए बहुत अच्छा लगा जानकर। मुझे लगता है कभी कभी कि सोशल मीडिया पर खासकर जो हमारा साहित्यिक समाज है वो दिशा थोड़ी सी भटक गया है, कहाँ तो एक सामाजिक परिवर्तन की पहल का वो माध्यम था, जब हम घर वापसी जैसे टैक्स की बात करते हैं तो इस तरह की घर वापसी हो, कितना सौंदर्य है इस तरह की घर वापसी में कि आप अपने लेखकों और साहित्यकारों को सम्मान देकर अपने देश में वापस बुला रहे हैं कि वो वहां के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स बने, वहां के कल्चर में अपना योगदान दें, संस्कृति को शोभित करें, और साथ में सरकार नौकरियां भी दे रही है। मुझे लगता है कि भारत में भी इस पर विचार किया जाना चाहिए, और सोशल मीडिया में भी इस तरह के विमर्श होने चाहिए। बहरहाल अल्पना जी, आपको पत्र आते होंगे पाठकों के, कैसा लगता है? कोई खास पत्र जिसका आप जिक्र करना चाहेंगी? अरे मुझे तो बहुत तरह के पत्र आए हैं और जब शुरू में उस समय तो
मोबाइल का जमाना नहीं था, इस तरह ये SMS नहीं का जमाना नहीं था, तब भी बहुत पत्र आते थे। जब मेरी कहानी मुक्ति प्रसंग आई थी, ये आई थी 2001 के कथादेश के विशेषांक था, उसमें आई थी। और ये कहानी बहुत, इस कहानी ने मुझे बहुत जो है स्थापित करने में बहुत भूमिका निभाई, बहुत इस पे चर्चा हुई। अगला अंक ही कथादेश का भरा हुआ था उन पत्रों से, और हरिनारायण जी ने मुझे कहा कि आपके पास जो भी पत्र आए मुझे भेज दीजिए। उनके पास भी इतने सारे पत्र आए थे, जबकि मैंने उन्हें एक भी पत्र नहीं भेजा, क्योंकि मेरे पास बहुत मिक्स्ड किस्म की प्रतिक्रिया आई थी। और ऐसे कुछ पत्र, तो वो कहानी थी इस तरह की, लेकिन उस पर जो पत्र आए थे, कुछ पत्र इतने धमकी भरे, इतने भयानक, इतने खराब होते थे कि उसको तो सोच कर ही लगता है कि कैसे लोग, कैसे समाज में हम रह रहे हैं, जहां जब आप पढ़ते हैं तो आप एक लेखक पर अपना गुस्सा इस तरह से उतारते हैं। मैं तो वही बातें कह रही हूँ जो सच है। और कुछ अच्छे पत्र होते थे, कुछ वरिष्ठ लेखकों के, उस समय जो हमारे वरिष्ठ लेखक थे उनके कुछ बहुत अच्छे पत्र थे। प्रकाशकों के पत्र आ जाते थे कि आप अपना संग्रह अगला हमें दीजिएगा, तो ये एक अच्छी बात थी। युवाओं के बहुत पत्र आते थे, और युवाओं के पत्र बहुत हौसला बढ़ाते थे कि नहीं, युवाओं को मेरी बात समझ में आ रही है, और वो जानते हैं, वो समझ रहे हैं कि स्थितियां ऐसी हैं। और इस कहानी के जो पीछे की पूरी कहानी थी, वो ऐसा था कि मैं देहरादून से ऋषिकेश जाती थी बस से, और उस बस में बहुत सारे अलग अलग, मतलब ऋषिकेश के बीच में अलग अलग जितने जगहें थी, जहां जहां स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, इस तरह की चीजें थी, वहां के लोग देहरादून, रहना देहरादून में चाहते थे क्योंकि सुविधाएं देहरादून में थी। तो देहरादून से वो पूरा झुंड का झुंड, छोटे छोटे झुंड में जाते थे नौकरी करने के लिए, सुबह डेली अप डाउन, शाम को वापस सारे। तो ऐसे में जब उन इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारे जो टीचर्स भी जाती थी उसमें, छोटे प्राइमरी स्कूल से लेकर के कॉलेज तक की, तो इस तरह के ग्रुप से धीरे धीरे परिचय हो गया। और इन लोगों को पता चला कि अच्छा मैं लिखती हूँ, तो इन लोगों ने अपनी कहानियां मुझे बताना शुरू कर दिया। वो कहानियां जब मैं अस्थि फूल लिख रही थी, तब जो कहानियां मुझे पता चली, जो जीवन मैंने देखा, और तब जो महिलाओं ने बताया था, वो शहरी जीवन का यथार्थ था। वो शहर में रह रही थी और डेली अप डाउन कर रही थी, और उनके साथ क्या क्या हो रहा था। तो इस कहानी में जो नरेटर है वो कहती है कि अपनी जगह खुद लेनी पड़ती है, क्योंकि बस में आप घुसेंगे तो बस में बहुत भीड़ होगी, और फिर कैसे लेनी है जगह, तो ये उसको बस में जाने वाले सहयात्री सिखाते थे, कि महिलाएं सिखाती थी कि किसी के भी पैर पर ना जूता चप्पल रख करके चढ़ जाओ, किसी भी करके, कैसे भी करके, मतलब अपनी जगह आपको लेनी पड़ेगी। कोई आपको जगह देगा नहीं, कोई रास्ता बनाएगा नहीं। ये हमारा समाज ऐसा है। तो वहां उन लोगों ने मुझे खूब सारी कहानियां बताई। अब मैंने सबको कहा कि हाँ मैं लिखूंगी, और जो मेरा बचपन से मिला हुआ विश्वास था कि मैं सबकी बात कह सकती हूँ, कहना चाहिए, मेरी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं थोड़ा लिखने का थोड़ा सा हुनर जानती हूँ। तो मैंने सबको कहा कि हाँ मैं लिखूंगी, और सबको आश्वस्त किया कि सबकी बात आएगी, कि क्या होता है, कैसा है ये हमारा समाज, सबका जो गुस्सा है वो भी आएगा, सब आएगा, सबकी दुख, पीड़ा, तकलीफें। तो मैंने जब लिखा और ये कहानी कथादेश में छपी, उससे पहले मेरी बहुत कहानियां छप चुकी थी, मैं तो बहुत पहले से लिख रही थी, 96 से तो मैं पूरी तरह कहानी में आ गई। तो उन लोगों ने, जब छप के आ गया कथादेश, तो अगला जो मेरा बस में कदम था, तो मैं बड़ी खुश हुई, क्योंकि कहानी चर्चित हो गई थी और खूब उस पर बातें हो रही थी। तो जाहिर एक लेखक बड़ा खुश, बड़े इतलाते हुए, बड़े आकाश में घूमते हुए चढ़े बस में, देखा लोगों के हाथ में कथादेश। अब क्या खुशी का ठिकाना भाई, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन लोगों ने, किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि वाह बहुत अच्छा कर दिया, सबने मुझे घेर लिया, और सबने क्या कहना शुरू किया, मेरी वाली बात छूट गई, मेरी वाली बात छूट गई, मेरी वाली बात आपने नहीं लिखी। अब मैं सबको क्या समझा रही हूँ, एक कहानी में सारी बात नहीं आ सकती थी, एक कहानी में उतना ही आएगा जिससे कि वो मारक भी रहे और संप्रेषित भी हो सके, वो अपने पाठक तक जा सके। सारी बातें एक साथ नहीं कही जा सकती हैं। तो उन लोगों को मैं ये समझाती रही, वादा करती रही,
और मेरी वो जो खुशी थी वो काफूर होती रही कि अभी कितना कुछ है लिखने के लिए, अभी तो क्या लिखा है, अभी तो बहुत कम लिखा है। और वो जो जिम्मेदारी का एहसास उस दिन हुआ, लेखक अपनी नहीं बहुतों की जुबान है, बहुतों की तरफ से वो बोल रहा है, वो अकेला नहीं कह रहा, वो अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को उसी में देखेगा। मैं जब अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को देखती हूँ तो वो सबके साथ घुली मिली हुई है, वो मेरी अकेली कहाँ है। और एक लेखक की जिम्मेदारी है कि वो समाज की उन सारी चीजों को जो जो लोग नहीं पहुंचा सकते, उन बातों को पहुंचाए समाज तक, वो कहे। और ये जिम्मेदारी और वो खजाना मैं अब तक लिए हुए हूँ। मैं लगातार उन चीजों को लिख रही हूँ, कई कई तरह से लिख रही हूँ, और लगातार कोशिश कर रही हूँ कि वो सारी बातें कह लूं, लेकिन कितना ज्यादा है, कितना है कहने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि अभी कितना कहना है। कोई एक एरिया उठाते हैं, जैसे अस्थि फूल का ही उठाया, तो कितने सारी और जगह हैं जहां की आपको कहना अभी बचा है। या अनिहारे तलछट में चमका, या अन्य कहानियों में उनकी व्यस्तता में एक इलाके को उठाया, एक की बात कही। कितनी सारे लोगों की बातें अभी कहनी है। तो एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। लेखक आकाश में नहीं हो सकता, लेखक को जमीन पर अपने पैर बहुत मजबूती से जमा के रखने हैं, उसको जमीन पर खड़े होना है, उसको सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है और कहना है, बताना है। बहुत सुंदर अल्पना जी, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया। और जाने से पहले मेरा आखिरी प्रश्न होगा कि आपके जो स्टूडेंट हैं आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। मैं एक कमेंट पढ़ना चाहूंगी आपके एक स्टूडेंट का जो छावनी में बेघर पर आया था, मैंने आपको प्रेषित भी किया था, और उसके बाद आपसे जानते हैं आपके स्टूडेंट्स के बारे में। अल्पना मैम के एक स्टूडेंट शौर्य हैं जिन्होंने लिखा था छावनी में बेघर पर, शत शत प्रणाम अल्पना मैम, आपको 15 साल बाद देखकर मेरी आंखें भर आई। आई लव यू मैडम एंड मिस यू सो मच। आई एम मनोरमा योर स्टूडेंट। तो इस तरह का जब सम्मान स्टूडेंट आपको देते हैं 15 साल बाद भी याद है, कितना अच्छा एक आह्लादित कर देने वाला दृश्य वो होता है, मन हो जाता है ये तो सचमुच आपके मुझे भी स्टूडेंट के लिए। जी बहुत अच्छा लगा। और कहाँ हो मनोरमा, तुम आओ, आओ मिलो। जी। और कैसा लगता है, आप बहुत प्रसिद्ध हैं अपने स्टूडेंट्स के बीच भी, बहुत ये ज्यादा ये अभी अब ये बीच में भी। जी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी इतना प्यार देते हैं, बाहर चले जाते हैं, कहाँ कहाँ सेटल हो जाते हैं, दूर दूर, लड़कियां भी लड़के भी, और इसके बावजूद वो हमेशा ख्याल रखते रहते हैं। कुछ मैंने जरा सा फेसबुक पर लिख दिया कि मुझे कोविड हो गया है, तो मैंने पाया कि ओहो मैंने ये तो बहुत गलती कर दी, और इतने सारे हमारे बच्चे जो इतनी दूर दूर हैं वो भी परेशान हो गए कि मैम को क्या हुआ। तो ये स्नेह जो है मुझे मिला है अपने बच्चों का, मैं बहुत सचमुच अपने को भाग्यशाली मानती हूँ। जी। और अल्पना जी, कार्य समापन का समय हो गया है, थोड़ा सा अधिक ही हो गया, जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगी? मुझे अच्छा लगा चंद्रकांता, अपने इस काम को निरंतर आगे बढ़ाओ। ये रथ रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। इतनी अच्छी तरह से जो है ये काम हो रहा है। और जो मैंने जिम्मेदारी की बात कही है, तो वो जिम्मेदारी युवाओं पर बहुत है। और ये सोशल मीडिया का जो पूरा संजाल है, इसमें फंसने की बजाय इसका बेहतर इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बुद्धि ही अंत तक काम आती है। वो चाहे स्त्री के संदर्भ में हो, चाहे पुरुष के संदर्भ में। बुद्धि को जब देह की बात करते हैं तो बुद्धि को रिड्यूस कर देते हैं, तो बुद्धि ही तो है मुख्य। और इसका कैसे बुद्धिमत्ता पूर्वक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसे आगे ले जा सकते हैं। और साहित्य जो है वो हड़बड़ी की चीज नहीं है। साहित्य बहुत धैर्य मांगता है और बहुत जिम्मेदारी का एहसास कराता है। आप जो भी शब्द अपने कहते हैं उसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कहें। और दूसरी बात कि ये जो स्पीड है, इसके साथ साहित्य नहीं चलता। साहित्य हमेशा छूटे हुए लोगों के साथ, छूटे हुए, बचे हुए, बिखरे हुए उन लोगों के साथ खड़ा होता है। साहित्य की हमेशा एक पक्षधरता होती है, उसके साथ चलना चाहिए। यही है। और मैं जो है बहुत धन्यवाद देती हूँ चंद्रकांता इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। जी अल्पना जी, एक आपसे जो मुलाकात है मन की एक साध थी, और इस तरह साक्षात्कार या संवाद के माध्यम से वो पूरी होगी मुझे भी नहीं मालूम था। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपके विचार जानकर, खासकर आज नमस्ते भारत के 25वें कार्यक्रम में, 25वें अंक में।
तो मुझे लगता है दर्शकों और श्रोताओं ने भी बहुत आनंद लिया होगा इस परिचर्चा का। आप सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े, आपने इसमें सक्रिय भागीदारी की। अल्पना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार, सायोनारा।